हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम में। आज आप लोगों के लिए 14/11/2018 DSSB का TJT SST का PYQ लेकर आई हूँ शिफ्ट 1 का पार्ट 4। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप सबको पता है नो बक और नी फैक्ट्स झटपट। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा 1954-1968 के बीच अमेरिका यानी यूएसए में चले नागरिक अधिकार आंदोलन का क्या महत्व है? What is the significance of the civil rights movement in the USA that was carried on between 1954 to 1968? तो जो 1954 से 1968 तक जो बीच में नागरिक अधिकार का आंदोलन चला था, वो किस पे बेस्ड था? वो था ऑप्शन नंबर डी, ये नस्ल विरोधी कानूनों के खिलाफ चला आंदोलन था। ये जो आंदोलन था अफ्रीकी और अमेरिकी नागरिकों द्वारा चलाया गया रंग भेद और नस्ल भेद जो विरोधी कानून के विरुद्ध एक जन आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। ये क्या था? जन आंदोलन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वह सभी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक उपक्रम जो 10 या 10 से ज्यादा कामगारों को नियोजित करते हैं कहे जाते हैं। All those private sector establishments and the public sectors establishments that employ 10 or more hired workers are called, उनको कहा जाता है फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स यानी औपचारिक क्षेत्र प्रतिष्ठान। वो सभी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक उपक्रम जो 10 या उससे ज़्यादा कामगारों को नियोजित करते हैं उनको फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी परिस्थिति जब लिए गए कर्ज पर ब्याज अदायगी हेतु एक नया ऋण लेना पड़े कहा जाता है। A situation when it's become a burden for the lender to repay the loan and needs to borrow a new loan to pay the existing is called, ऐसी जो सिचुएशन होती है जब कर्जे के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है कह सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डेब्ट ट्रैप यानी ऋण जाल। देखिए, when you are forced to take fresh loan to repay your existing debt obligations, यानी कि आपको लोन के ऊपर लोन लेना पड़े, उस लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़े, उसको क्या कहते हैं? ऋण जाल या डेब्ट ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 4, निष्ठा परिवर्तन कर यदि एक व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है तो जाना जाता है। चेंजिंग द अलेगेंस फ्रॉम द पार्टी on whose ticket one gets elected to some other party is known as, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेना क्या और उसके बिहाफ पर टिकट पर चुनाव लड़ना, विच इज कॉल्ड दल बदल, डिफेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किसने वर्ष 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया? Who founded the बहुजन समाज पार्टी in 1984? तो आंसर इज कांशीराम। कांशीराम ने गठन किया था बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन मीन्स होता है इसमें, बहुजन मीन्स बहुसंख्यक और समाज मीन्स संस्था। ठीक है दोस्तों, तो किसने पार्टी का गठन किया था? कांशीराम ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक उधारकर्ता ऋण प्राप्त हेतु अपनी संपत्ति जो वह गारंटी के रूप में ऋणदाता के पास रखता है जाना जाता है। An assets that borrower owns and uses the same as a guarantee to a lender unit the loan is repaid is known as, answer is collateral। collateral के रूप में जाना जाता है उसे। ये जो collateral का जो टर्म है वो रेफर करता है, the term collateral refers to an assets that a lender accepts as security for a loan। ठीक है दोस्तों, एक उधारकर्ता ऋण प्राप्ति हेतु अपनी जो संपत्ति है, जो भी उसका एसेट्स है, वो गारंटी के रूप में ऋणदाता के पास रखता है। ठीक है,
उसको क्या कहा जाता है? कोलेटरल। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा देश द्विदलीय प्रणाली का उदाहरण है? Which among the following countries is an example of two-party system? Two-party system कौन सा एग्जाम्पल है? कौन सी कंट्री का एग्जाम्पल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में द्विदलीय प्रणाली का यूज होता है। द्विदलीय प्रणाली मीन्स होता है जब किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल वे में सिर्फ दो मेन राजनीतिक दल होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 8, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? Who was the founder of ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। इनको 2006 में ग्रामीण और यूनुस को शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया है, पीस के लिए, शांति के लिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1970 से 1993 के बीच किस विषय को लेकर एक बेल्जियम के नेतृत्व ने अपने संविधान को कितनी बार संशोधित किया? Between 1970 and 1993, how many times did the Belgium leaders amend their constitution and in relation of what? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 times to enable everyone to live in unity। ठीक है, 4 बार किया, सभी एकता के साथ रहे इसलिए किया। इसका मेन एम क्या था? टू क्रिएट अ स्टेबल यूनिफाइड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बार्टर प्रणाली का आवश्यक गुण या विशेषता क्या है? What is the essential feature of a barter system? Barter system is a system जो कि एक डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। इसमें क्या होता है? बार्टर सिस्टम में लोग होते हैं, वो बदले में एक चीज़ के दूसरी चीज़ एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे अन्य वस्तुएं या अन्य सेवाओं और वस्तुओं के लिए सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं, विच इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इच्छाओं का दोहरा सहयोग होता है। जरूरतों या इच्छाओं का दोहरा सहयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वह सामाजिक मतभेद जिससे गंभीर सामाजिक मतभेद होने की संभावना होती है कहे जाते हैं? Those social differences that create possibilities of deep social differences are called overlapping differences। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब सामाजिक मतभेद, गंभीर सामाजिक मतभेद होने की संभावनाएं होती हैं, तो कह सकते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं वो ओवरलैप डिफरेंसेस होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 12, बेल्जियम के राजधानी क्षेत्र में बहुतायत रूप से बोली जाने वाली भाषा का नाम बताएं। नेम द लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पॉपुलेशन इन बेल्जियम्स कैपिटल सिटी। तो आंसर इज फ्रेंच। फ्रेंच इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम में 80% लोग ज़्यादातर फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सभी उम्मीदवारों को जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति तथा आपराधिक केसों जो कि अभी लंबित है के बारे में सूचना देनी होती है। ऐसी कोई भी घोषणा कही जाती है। All the candidates contesting elections have to provide information to the election commission regarding the details of their property and criminal cases pending against them. Such a declaration is called affidavit, शपथ पत्र। इसके अंदर सारी डिटेल्स दी जाती है कि आपके पास आपके ऊपर कितनी क्रिमिनल केसेस हैं पेंडिंग या प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सब की सब डिक्लेरेशन दी जाती है। इसको कहते हैं एफिडेविट यानी शपथ पत्र। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष के चुनाव में जनता दल ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में मंडल रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया?
In which year's election the Janata Dal had promised the implementation of Mandal Commission's report in its manifesto? तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1989 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक सामान्य प्रकार के स्वयं सहायता ग्रुप SHG में कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अ टिपिकल SHG? SHG मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है दोस्तों, और जो भी SHG के जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स फेस करते हैं सिमिलर प्रॉब्लम और दे हेल्प ईच अदर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है दोस्तों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये, और इसका जो सदस्यता है, जो आइडल कह सकते हैं, आइडल साइज ऑफ एन SHG इज 10 to 20 members. Option number B is the right answer. Question number 16. निम्नलिखित में से उस देश को पहचानिए जो परिसंघ के लिए एक साथ हुए। Identify the country from the following which has coming together federation. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी USA. USA साथ आया था परिसंघ के लिए ताकि वो फुलफिल कर सके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम अ फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 17, इजराइल की विधायिका का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इजराइल लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर का नाम बताना है इजराइल की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नेसेट। जो नेसेट है वो सभी कानूनों को पारित करता है, राष्ट्रपति का चुनाव भी यही करवाता है, कैबिनेट को मंजूरी देता है और जो सारी सरकार काम करती है उसकी निगरानी रखता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और नेसेट में सदस्यों की जो टोटल संख्या होती है वो होती है 120 मेंबर्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आए हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। चुगुआ रामास की संधि कब हस्ताक्षरित की गई ताकि स्वतंत्र वेस्ट इंडीज द्वीप पर संयुक्त प्राधिकार स्थापित किया जा सके? When was the Treaty of Chuguaramas signed by the independent island of West Indies to establish joint authority? The answer is option number B is the right answer. 1973 में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, चेक तथा बैलेंस प्रणाली किस प्रकार की सरकार शक्ति सत्ता बंटवारा की व्यवस्था में पाया जाता है? इन विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग डू वी फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस? देखो, जो पावर शेयरिंग है वो डिफरेंट ऑर्गन होती है गवर्नमेंट की, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, और ये काम करती है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो पावर होती है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और इसी सेपरेशन का जब सेपरेशन होता है तो इंश्योर करा जाता है कि नॉन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर इज नॉन एज चेक एंड बैलेंस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, साम्यवादी दल CPI का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी? तो आंसर इज मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, मार्क्सवादी और लेनिनवादी। तो इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवादी और लेनिनवादी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।